नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में आज मैं फिर उपस्थित हूं, एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। राजस्थान में आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 25 नवंबर को वहां वोट डाले जाएंगे। सत्ता के दावेदार दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सघन प्रचार अभियान चलाया। अधिकांश जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचने की कोशिश की। कांग्रेस जहां एक तरफ अपनी सत्ता को बचाए रखने के प्रयास में लगी हुई है, 30 साल पुरानी उस परंपरा को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सत्ता बदल जाती है। या तो कांग्रेस की सत्ता रहती है तो बीजेपी को मिल जाती है, या बीजेपी की सत्ता रहती है तो कांग्रेस के हाथों में चली जाती है। इस परंपरा को तोड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उस 30 साल पुरानी परंपरा को बहाल रखना चाहती है और उस रिवाज को बनाए रखना चाहती है और राज्य में परिवर्तन करना चाहती है। इसी नारे के साथ वह अपना प्रचार अभियान चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी लगातार पूरे राज्य में सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री जी तो उस राज्य में चुनाव समाप्ति की घोषणा के पहले ही पूरे पिछले 1 साल में 14-15 सभाएँ कर चुके थे वो, और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने राज्य की कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश की थी। चुनाव की घोषणा के बाद भी लगातार उनका अभियान जारी है। इस चुनाव में कांग्रेस के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति में बदलाव किया है और किसी भी राजनेता का नाम, किसी भी प्रदेश स्तर के नेता का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। किसी ऐसे चेहरे को सामने नहीं रखा है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि उस संबंधित नेता के नेतृत्व में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी ने भी अपनी जनसभाओं में ये कहा है कि कमल का फूल ही पहचान है, कमल का फूल ही उम्मीदवार है और कमल के फूल को जो वोट आप देंगे तो वो सीधे मोदी जी को मिलेगा। गोया कि मोदी जी के इर्द-गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। उसके उलट कांग्रेस अपने प्रचार अभियान को अपने राजस्थान के जो राज्य के नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, वह उनके कंधों पर उस प्रचार अभियान को सौंपा है और मुख्य जो प्रचार का किरदार है, वह अशोक गहलोत के ही जिम्मे है, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका, उसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर अशोक गहलोत ने पहुँचने की कोशिश की है और जितने तरह के स्थानीय मसले हो सकते हैं, गोया कि जो पार्टी से विद्रोह करके लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनको मनाने की, उनको चुनाव मैदान से हटाने की, इस तमाम गतिविधियों में गतिविधियों की कमान अशोक गहलोत के ही हाथ में है। एक तरह से जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस के संगठन में बिखराव है, यानी कि अशोक गहलोत जी अलग हैं, सचिन पायलट जी अलग हैं, अन्य नेता अलग हैं और उनमें एकता का अभाव है। इस भावना को भी दूर करने का प्रयास किया है कांग्रेस ने। पोस्टर जारी किए हैं जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक साथ के फोटो हैं। इन दोनों नेताओं की फोटो राहुल गांधी के साथ-साथ हैं। ये विभिन्न सभाओं में एक साथ दिखाई पड़े। जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूद नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन के नेता है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, सीपी जोशी और अन्य जो नेता राजस्थान के हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस अपने को दोबारा सत्ता में लाने के लिए या दोबारा जनसमर्थन हासिल करने के लिए अपने गवर्नेंस के मुद्दों को आगे रखी है। वह यह बताने का प्रयास कर रही है कि पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने की क्या पहल की, महंगाई से परेशान सामान्य नागरिकों को राहत देने के कैसे प्रयास किए और कानून व्यवस्था के मसले पर किस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश की,
सामाजिक समरसता बनाए रखने का प्रयास किया। माने अपने गवर्नेंस को लेकर के वो लोगों के बीच में है और अशोक गहलोत का चेहरा सामने है। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत लगातार कांग्रेस पे हमलावर है और खास तौर से तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना उदयपुर में हुई थी, जिसमें एक दर्जी कन्हैया लाल की बड़ी निर्मम हत्या हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। उसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रचार अभियान में कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर अल्पसंख्यकों के संतुष्टिकरण का आरोप लगा रही है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य जो परीक्षा भर्ती की परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, उसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने का मुद्दा भी वो सामने लेकर के आ रही है और ये कह रही है कि युवाओं और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। संकल्प पत्र के नाम से भारतीय जनता पार्टी सामने आई है और उसने अपना संकल्प पत्र कांग्रेस के पहले जारी किया। अपने संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई राहतों का उल्लेख किया है, कई समाज कल्याण के कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, जिसमें एक बात को लोगों ने दर्ज किया कि भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं, उनको ₹450 में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। इसी तरह से वो उसने 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है वहाँ के युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से। इसी तरह से किसानों के जो गेहूँ की खरीद की कीमत भी बढ़ाने की बात कही है और जो उद्यमी हैं, उनको भी ऋण देने की या सरकारी सहायता देने की बात कही गई है। ये भी वादा किया गया है कि जो भ्रष्टाचार के मसले हैं, उनकी जाँच कराई जाएगी और जो दोषी लोग हैं, उनको दंडित किया जाएगा। जो तुष्टिकरण के आरोप लगाई है बीजेपी, उसका भी उल्लेख किया है कि इस तुष्टिकरण के नहीं बल्कि सबके संतुष्टिकरण की बात की जाएगी। इसके उलट कांग्रेस ने ढेर सारे वादे किए हैं लोगों को, जिसमें जो उसकी सबसे चर्चित कार्यक्रम है, चिरंजीवी योजना, जिसे 25 लाख के जीवन का चिकित्सा के बीमा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, वो किसी आयु का हो, किसी उम्र का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं, वो राजस्थान का नागरिक होना चाहिए और उसको उसने 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना सरकार ने पिछले दिनों लागू की थी, उसकी राशि 50 लाख करने का वादा किया। इसी तरह से कांग्रेस ने किसानों को 2 लाख रुपए ब्याज रहित ऋण देने की बात की है। ऋण, कोई अनुदान नहीं, कोई रेवड़ी नहीं, कि अगर आप अपनी कृषि के गतिविधियों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप ब्याज मुक्त ऋण लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। इसी तरह से जो उद्यमी हैं, उनको सरकार ने 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का ऋण ब्याज रहित देने का घोषणा की है कि अगर आप स्वावलंबी के रूप में कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उनको मदद देगी। ये अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उल्लेख किया है। बीजेपी ने जहां 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, वहां कांग्रेस ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। उसमें 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। उसने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है। बीजेपी ने जो किसान सम्मान निधि की केंद्र की सरकार देती है ₹6000, उसमें राज्य सरकार की ओर से ₹6000 और बढ़ा करके ₹12000 करने की बात कही है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह देने का आश्वासन दिया है। गोया कि दोनों के दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक कल्याण के तमाम कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, लोगों को राहत देने की बात कही है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के घोषणा पत्रों में ज्यादा राहतों का उल्लेख किया गया है और उसमें लोगों को निःशुल्क के बजाय बेहतर सेवा की बात कही गई है, रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही गई है, व्यापार और कृषि की गतिविधियों को ऋण देने की बात कही गई है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही गई है, महिलाओं को भी समर्थन देने की बात कही गई, आर्थिक सहयोग देने की बात कही गई है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चुनाव घोषणा पत्रों के आधार पे कोई चुनाव प्रभावित होता है? प्रभावित होता रहा है? लोग घोषणा पत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? जो एक माहौल बनता है उसके आधार पे चुनाव मतदान की स्थिति बनी रहती है। इस चुनाव ये राजस्थान का ये चुनाव अपने इतिहास में एक अलग तरह का चुनाव दिख रहा है, जिसमें अभी तक कोई यह बात नहीं कर रहा है कि जो रिवाज है सरकार बदलने का, वह कायम रहेगा या राज बने रहने का जो रिवाज है, वो कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान के इतिहास में लगातार 2 टर्म में सत्ता में नहीं आई है। सबसे पहली बार शेखावत जी की भैरव सिंह शेखावत जी आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें वो सत्ता में आए थे और 1980 में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। बाद में जब चुनाव हुआ, तो सत्ता में नहीं आ पाए और कांग्रेस जबरदस्त समर्थन के साथ सत्ता में आई। जबकि 1984 में एक घटना हुई थी जिसमें मान सिंह एक बड़े नेता थे भरतपुर के, उनकी एक पुलिस की कार्रवाई में उनको गोली लगने से उनका निधन हो गया था और बड़ा बहुत ही इस घटना का असर पड़ा था। 1980-81 की बात है। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई प्रधानमंत्री की और 85 में चुनाव हुआ था, तो जो मान सिंह जी की के साथ दुर्घटना हुई थी उसका कोई असर नहीं पड़ा और कांग्रेस बड़े व्यापक जन समर्थन के साथ सत्ता में आ गई। फिर 1993-98 में भैरव सिंह शेखावत जी दोबारा से सत्ता में आए हैं। वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। निर्दलियों और अन्य दलों के सहयोग से वो सरकार बनाए थे, लेकिन 5 सालों की सरकार चली। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस चली आई। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 टर्म चुनाव नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने 30 साल पहले, वो भी 30 साल पहले उसके बाद नहीं, वह लगातार सत्ता में आती रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ हर चुनाव में मौजूद रही है वो। और स्वतंत्र पार्टी को जैसी दल भी थे, जिनको व्यापक जन समर्थन मिलता था और बड़ी सीटें वो जीत करके आते थे। कई बार जनसंघ से भी ज़्यादा सीटें जीत करके वो आए हैं। तो अब ये इस बार विमर्श है कि क्या राज बदलने का रिवाज चलेगा या राज बने रहने का एक नई परंपरा शुरू होगी 30 साल के बाद। और इस बार स्पष्ट रूप से ये बात लोग जो पर्यवेक्षक हैं, सर्वेक्षणकर्ता हैं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वह भी इसको बहुत आसानी से कह नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता में गिरावट नहीं आई है। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकप्रियता से अगर तुलना की जाएगी, तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे हैं उनसे। माने आगे हैं, बहुत आगे नहीं है। बहुत अंतर नहीं है, 3-4% का अंतर लोग बता रहे हैं। तो अशोक गहलोत की लोकप्रियता बनी हुई है। अपनी सरकार के काम-काज को लेकर के वो लोगों के बीच में दोबारा जन समर्थन माँग रहे हैं। अपने जो उन्होंने कार्यक्रम लागू किए हैं, उन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए और उसका दायरा और उसका धनराशि बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उसी आधार पर लोगों से दोबारा से जन समर्थन की बात कर रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने एक जो कांग्रेस ने कही है अपने घोषणा पत्र में, 2 बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन योजना का वो कानून बनाएँगे। अब तक जो ये उन्होंने लागू कर दिया है राज्य में, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया है। उसका उन्होंने ये कहा है कि उसका एक कानून बनाएँगे कि ओल्ड जो पुरानी पेंशन थी कर्मचारियों को दी जाती थी, वही पेंशन दी जाए। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पर किसानों ने एक लंबा आंदोलन, लगभग 1 साल से अधिक आंदोलन चलाया और आज भी उस मुद्दे पर वो मुखर हैं। उनका यह कहना है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनकी उपज का एमएसपी देने का भी कानून बनाया जाएगा। यह एक बड़ी राहत की बात है, एक बड़ी घोषणा है किसानों के लिए और मुझे मुझे लगता है कि इसको रेवड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसको इस रूप में रखा जाना चाहिए कि अगर सरकार कोई सत्ता में आने वाली सत्ता के लिए या जन समर्थन हासिल करने के लिए प्रयासरत को अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है, तो गोया कि वह किसानों की खुशहाली की बात करता है और कृषि की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की बात करता है। वो ये कहता है कि जो किसानों कृषि की उपज होगी, उसका बेहतर कीमत दिया जाएगा। तो यह एक 2 घोषणाएँ हैं उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र में, यही बहुत महत्वपूर्ण है। इनका भी असर मुझे लगता है कि पड़ना चाहिए लोगों के बीच में। तो जो कांग्रेस ने अपने चिरंजीवी योजना की धनराशि को बढ़ाने, एमएसपी के लिए कानून बनाने
और पुरानी पेंशन योजना को लागू रखने के लिए कानून बनाने की बात कही है, यह उसके घोषणा पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और जो बेरोज़गारी दूर करने के लिए उसने 10 लाख नौकरियाँ 5 साल में देने की जो बात कही है, इसका भी इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। अब सवाल यही है जिसकी बात मैंने आपसे कही कि क्या घोषणा पत्र भी लोग पढ़ रहे हैं? क्या राजस्थान में ये की जा रही घोषणाओं का असर होगा? क्या जो अशोक गहलोत की सरकार कह रही है, उन घोषणाओं को लेकर के लोग उस पे यकीन करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार के काम-काज को देख कर के जो अगर एंटी इनकम्बेंसी की वो प्रभावी लहर दिखाई नहीं पड़ रही है, केवल इस बिना पर कहा जा रहा है कि वह राजस्थान में सरकारें बदलती रही हैं हर 5 साल पर। इस एक एक परंपरा के नाम पर अगर उल्लेख किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। वह एंटी इनकम्बेंसी की लहर इससे अलग एंटी इनकम्बेंसी कोई प्रभावी लहर नहीं दिख रही लोगों को। ये नहीं हो रहा है कि लोग अशोक गहलोत को सुनने नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को सुनने नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में लोग उमड़ के पहुँच रहे हैं और इस बात का तस्दीक करने में लगे हुए हैं कि बिल्कुल परिवर्तन की जो एक परंपरा राजस्थान में है, उस परंपरा का निर्वाह होगा। चुनाव शुरू होने के पहले अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस अपने आप को चुनाव में बहुत मजबूती के साथ सामने नहीं ला पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियों में है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जी के की सभाएँ उस समय राजस्थान में हो रही थी, चुनावी घोषणा के पहले और 1 साल तक लगातार प्रधानमंत्री जी ने वहाँ सभाएँ की, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और कांग्रेस की सरकार के ऊपर तीखे हमले किए, जिससे भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। घोषणा पत्रों में मैं मुझे ये स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है कि घोषणा पत्र को पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। सिविल सोसाइटी के में भी बहुत कम लोग होते हैं जो आद्योपांत सत्ता के दावेदार राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को पढ़ते हों। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान में इसको लेकर के हलचल है। जो सार्वजनिक सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ कई देखे जा रहे हैं, जिसमें लोग राह चलते भी घोषणा पत्रों की चर्चा कर रहे हैं या अशोक गहलोत सरकार की जो गतिविधियाँ रही हैं, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं आधारों पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता परिवर्तन की जो लहर बनती थी, उस लहर को बनने से कांग्रेस रोकने में सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वादों को लेकर के भी बहस हो रही है कि अगर सरकार ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ₹450 में गैस सिलेंडर देगी, तो वह बेहतर है या जो कांग्रेस जो वादा कर रही है वो बेहतर है? पहला सवाल लोग उठा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ₹450 में गैस सिलेंडर दे रही है, तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है, तो केंद्र सरकार इसको अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू कर रही है? ये बात केवल राजस्थान में ही क्यों कही जा रही है? तो इसको लेकर कितना यकीन किया जाए, कितना यकीन न किया जाए? दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसी गैस सिलेंडर को न केवल उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को देने की बात कर रही है बल्कि इसका दायरा बढ़ा करके वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी व्यक्तियों को और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम से के तहत आने वाले जो परिवार हैं उनको भी गोया कि गरीबी आर्थिक रूप से विपन्न सभी परिवारों को और अब ₹500 में गैस सिलेंडर की बात कर रही है और यह कह रही है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत ₹400 कर दी जाएगी। हालाँकि वो अवधि नहीं बताती है कि ₹400 की कीमत कब से लागू होगी। सरकार में आने के तत्काल बाद या आने वाले वर्षों में या कब करेंगे आप? लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है। मेरा अपना मानना यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के लोगों के बीच में गई है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो अपनी छत्तीसगढ़ की सरकार हो और चाहे वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही हो या तेलंगाना में केसीआर सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही हो, वह गवर्नेंस से लोगों के जीवन से, रोज़ी-रोज़गार से जुड़े हुए सवालों को लेकर के सामने गई है और उन्हीं सवालों को अपने घोषणा पत्रों में शामिल किया है। इन कारणों से और ये अपने घोषणा पत्रों की चर्चा वह अपने सार्वजनिक सभाओं में भी कर रही है और जो उसके तरफ से पार्टी की तरफ से जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं समाचार पत्रों में, उसके में भी वो उल्लेख कर रही है। तो अपने घोषणा पत्रों को और अपने वादों को और लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। इन कारणों से भी जो घोषणा पत्र हैं, वो विमर्श में आए हैं।
खासतौर से राजस्थान में और तेलंगाना में और इसका असर राजस्थान में दिख रहा है। क्योंकि जो लोगों का मन भांपने की प्रयास करने वाले लोग हैं, या कहने में संकोच कर रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में होगा क्या? लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर चली जाएगी। अगर सत्ता में रहने वाले दल के प्रति यह बात बहुत स्पष्टता के साथ नहीं कहा जाए, तो मेरा मानना है कि यह सरकार की एक ताकत है, जो वह अपने गवर्नेंस के आधार पर ही बना सकती है, नैरेटिव से नहीं बना सकती। वह अपने गवर्नेंस के आधार पे बेहतर नैरेटिव अपने पक्ष में ज़रूर गढ़ सकती है। तो आज अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान के में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में किस पार्टी का घोषणा पत्र बेहतर है, तो मुझे लगता है कि लोगों की निगाह में, आम लोगों की निगाह में कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहतर हो दिख रहा है। अगर इन अपने घोषणाओं को कांग्रेस लागू करने में सफल रही, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। हालाँकि कांग्रेस को भी लेकर के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने एक बात कही है गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की, माने सरकारी कामकाज को बद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक कानून बनाने के लिए। इस तरह का वादा इसने 2018 में भी किया था, अपने घोषणा पत्र में, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। उसको लेकर के भी बात उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से घोषणा की गई और बाकायदे इसको 5 साल तक लागू नहीं किया गया, तो ऐसा ना हो कि अन्य घोषणाओं के बारे में क्या होगा। लेकिन अपने गवर्नेंस के बल पर मैंने चिरंजीवी योजना लागू करके, ₹500 का गैस सिलेंडर दे करके किसानों को बेहतर राहत दे करके, कामधेनु योजना के तहत वहाँ के जो किसान थे जिनको लंबी महामारी में जिनको अपने पशुधन को खोना पड़ा था, उनको राहत देकर के एक माहौल बनाने का प्रयास किया है कि वो जो वादा कर रही है, वह पूरा करने का प्रयास करेगी या उसका संकल्प होगा। तो आज की चर्चा में जो मैं बात मेरा मैं ये मैं कहना चाहूँगा कि घोषणा पत्रों को भी कांग्रेस ने चर्चा में ला दिया है, अपने सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इसका कितना असर होगा, ये तो हम 25 तारीख को मतदान के दिन में देखेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना में देखेंगे कि आखिर कितना लोगों ने उसको स्वीकार किया, कितना विश्वसनीय माना और कितना उसपे भरोसा किया। आज बस इतना ही, फिर अगले दिन उपस्थित होऊँगा एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।